हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ जैक बोर्ड क्वेश्चन पेपर फिजिक्स 12। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, इस सीरीज में हमने कई वीडियोस डाले हैं इसके पहले। और पहले एमसीक्यू, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन अभी चल रहा है। और टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। 38 क्वेश्चन में है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आप लोग जानते हो कि ऐसे घूमे घूमे हुए वायर होते हैं जिसका कि रेडियस बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन विद द लेंथ, राइट। सोलेनॉइड दो है यहाँ पर, लेकिन दोनों का एक्सिस एक है, इसलिए इसने लिखा है कोएक्सियल। हम लोग जानते हैं कि सेल्फ इंडक्शन यानी म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल में होता है। यहाँ पर हमने माना दो कॉइल है S1 और S2। S1 अंदर वाले को बोलेंगे और S2 बाहर वाले को, ठीक है। S1 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 है और S2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। इसको हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर और ये लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग डेरिवेशन में। तो थोड़े से दुआ सलाम यहाँ कर देंगे। लेट सपोज S1 एंड S2 are two long solenoid. The radius of S1 is R1 and S2 is R2, and यहाँ पर हम लिखेंगे R2 is greater than R1। इसका मतलब R1 अंदर वाला है और R2 बाहर वाला है। Let number of turns per unit length S1 में N1 होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे N1 अपॉन L। ये जो L है ये यहां से यहां तक लेंथ है, राइट। N1 जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और N2 जो है वो होगा N2 अपॉन L। चूंकि दोनों का लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है लेकिन लेंथ सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स S1 का N1 है और S2 का N2 है। बस इसको आपको यहां पर लिख देना है। अब चलते हैं। अब ये जो करंट होते हैं I1 I2, ये टाइम वेरिएशन करंट है भाई। हम लोग कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट बोलते हैं हम लोग। टाइम के साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती है या घटती है। क्यों, ऐसा क्यों हमने कहा? जब करंट का अमाउंट मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो दूसरे वायर में फ्लक्स चेंज होगा। जानते हो ना आप? ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे ड्यू टू टाइम वेरिंग करंट I2, फ्लक्स थ्रू S1 के थ्रू जो फ्लक्स चेंज होगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा M12 I2। M12 बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड कॉइल। करंट किसमें फ्लो हो रहा है? सेकेंड में ना, तो सेकेंड के कारण यहां लिखेंगे M12 म्यूचुअल इंडक्शन
इन S1 ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन मतलब coefficient of mutual induction in S1 due to I2। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। क्लियर है? अब भाई S1 में जो करंट फ्लो हो रहा है, वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S2 ड्यू टू I2। इसको हम लोग B2 ले लेते हैं, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट एन आई होता है मैग्नेटिक फील्ड के। और फ्लक्स φ1 इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण S1 में फ्लक्स चेंज होगा और ये हो जाएगा φ इजिकल्स टू म्यू नॉट φ1 इजिकल्स टू हो जाएगा B2 A1 एंड 1। A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ S1 और N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट N2 I2 B2 की जगह पर और A1 N1। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो आप, φ1 म्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं हम लोग N2 को N2 अपॉन L I2 A1 N1। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए ये और ये इक्वल हो जाएगा, I2 और I2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा M12 इजिकल्स टू म्यू नॉट N1 N2। इसको अरेंज करके लिख लिया, N1 को पहले फिर N2 और I2 तो कैंसिल हो गया और A1 अपॉन L। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल S1 ड्यू टू वैरिंग करंट और टाइम वेरिएबल करंट इन S2। फिर उसी तरह से हम लोग निकालेंगे M21 यानी दूसरे वायर के लिए। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटे, φ2 इजिकल्स टू हो जाएगा, यहां हो जाएगा ड्यू टू टाइम वेरिंग करंट I2 फ्लक्स थ्रू S2। तो यहां हो जाएगा φ2 इजिकल्स टू M, लेंगे यहां से φ2 इजिकल्स टू B1 A1 है ना, तो यहां लिखेंगे A2 और यहां लिखेंगे N2, राइट। अब यहां पर हाँ एक चीज, हाँ बेटे यहां पर हम लोग A1 हमने लिखा है और यहां पर A2 नहीं होगा, यहां भी हम लोग N1 लेंगे। क्यों लेंगे हम बताएंगे अभी। B1 की जगह पर, जैसे B2 की जगह पर हमने लिखा था म्यू नॉट N1 I1 A1 N2, और इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम लोग, म्यू नॉट N1 I1 A1 N2 अपॉन L। इसको इक्वेशन
4 ले लेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर हो जाएगा आपका M21 इजिकल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L। अब देखिए हमने A1 ही क्यों लिया, A2 को क्यों नहीं लिया? बेटे यहां पर हम देखते हैं क्या, S2 का रेडियस जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो बड़ा है। तो जब बड़ा है और उसमें वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, फ्लक्स भी चेंज होगा दूसरे कॉइल पर। लेकिन अगर S1 में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, वो अंदर यानी इसी पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसी पोर्शन में, और फ्लक्स जो चेंज होगा इतना ही पोर्शन में होगा, ये और ये नहीं होगा। समझ में आया? तो आपको न्यूमेरिकल में भी अगर दो रेडियस गिवन हो तो जो शॉर्टर रेडियस होगा या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है तो जो छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसी को लेंगे हम लोग, बड़े को नहीं लेंगे, राइट। तो ये आपका आ गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंड वायर यानी S2 ड्यू टू फर्स्ट। आपने देखा कि यहां पर ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम लोग जनरल फार्मूला लिखते हैं म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। A और L दोनों में सेम होते हैं, राइट। जहां नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हो तो यहाँ N1 N2 लिख देंगे, स्मॉल n1 n2, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 39 में क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। संपर्क में दो पतले लेंसों की प्रभावी समतुल्य फोकल लंबाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यानी एक्सप्रेशन हमें निकालना है। जैसा कि आप लोग जानते हो 1/f इजिकल्स टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। f1 और f2 दो लेंसेस के अलग अलग फोकल लेंथ है। यहाँ पर कोई ये नहीं दिया है कि आप दोनों कॉन्वेक्स लो या कॉन्वेक्स कॉनकेव लो या दोनों कॉनकेव लो, जो हमें अच्छा लगेगा वही हम लेकर के करेंगे। तो बेटर है कि आप लोग क्या करो कि दो कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और दोनों को कांटेक्ट में रख देते हैं, ठीक है ना। इसका फोकल लेंथ f1 और दूसरे का f2, L1 L2। Suppose two convex lenses L1 and L2 are put in contact with each other as in the figure. Let f1 is the focal length of L1 and f2 is the focal length of L2। ये आपको लिखना है। अब बेटे हमने माना कि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सिस पर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो एक्सिस पर है, राइट। यहां से एक इंसिडेंट रे होगा L1 पर। L1 क्या करेगा, यहां से इसको मोड़ेगा। सपोज क्या कि L2 नहीं है हमारे पास, अभी L2 है ही नहीं, सिर्फ L1 है। तो ये क्या करेगा, इमेज बनाएगा यहां पर। इस इमेज को हमने लिख दिया B1। क्लियर है।
V1 नहीं लो, इसको कोई पॉइंट दे देते हैं O या AB दे देते हैं, सबसे अच्छा है A पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज, इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हमने माना U, और L1 का जो इमेज बना A पॉइंट पर इसको मान लिया B1। फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या होता है बेटे, 1/b, यहाँ V1 लेंगे, 1/b माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना, बल्कि 8th क्लास में भी है। तो 1/u इजिकल्स टू 1/f1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए L2 के लिए ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये O डैश मान लेते हैं इसको, या L2 के लिए A जो है वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, राइट। ये क्या करेगा, यहां से जो रे आती है इसको बेंड कर देगी यहाँ पर, और ये इमेज बना लेगा, ये है ना, आई पर इमेज बना लेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 हो गया और इमेज डिस्टेंस V हो गया। फॉर L2 A acts as an imaginary object, right. Finally L2 forms image at I। फ्रॉम लेंस फार्मूला फिर से 1/b माइनस 1/b1, राइट, इजिकल्स टू 1/f2। दोनों को प्लस कर दीजिए आप, फर्स्ट और सेकेंड को, तो क्या होगा, ये माइनस है 1/v1, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, बन जाएगा ये 1/b माइनस 1/u 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। 1/f1 माइनस 1/v माइनस 1/u को क्या बोलते हैं बेटे, फोकल लेंथ 1/f, और इसको लिखते हैं 1/f इजिकल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। नंबर्स ऑफ लेंसेस अगर कांटेक्ट में हो तो ये प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 डॉट 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 1/f1, यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इस तरह कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने देखा 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में, 38 एंड 39। अगले वीडियो में हम लोग 40 और 41 करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जम के कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।